सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम राधे कृष्णा और ये है कुंडली पटना बिहार से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1992 सुबह 5:30। जन्म स्थान पटना बिहार। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले बताऊंगा आपको मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में जो सनातन वैदिक आर्य हिंदू का महानतम ग्रंथ है जिसे मनुस्मृति कहा जाता है और ये सर्वोच्च संविधान है, इसमें भगवान मनु ने आर्यावर्त क्षेत्र की परिभाषा बताई है कि आर्यावर्त कौन है और किसे कहते हैं, किस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया है। यहां भगवान मनु ने लिखी है बात। आ समुद्रात तु वै पूर्वात दा समुद्रात च पश्चिमात तयोरेवांतरम गिरियोर आर्यावर्तम विदुर वुधाः। लिखा है कि पूर्व समुद्र से लेकर के पश्चिम के समुद्र तक, पूर्व समुद्र से लेकर के पश्चिम के समुद्र तक की विस्तार की भूमि आर्यावर्त की भूमि कही जाती है। और इसमें आर्यावर्त में आर्य जो है वो इसलिए इसे आर्य कहा गया क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही जो कुल धर्म की सुरक्षा करते हैं, जो सनातन वैदिक आर्य हिंदू हैं, वो निरंतर इसमें वास करते हैं और वासित होते हैं। इसलिए ही इसे आर्यावर्त कहा गया। जो संपूर्ण मानव सभ्यता का सर्वोच्च संविधान ग्रंथ मनुस्मृति है उसमें इसी क्षेत्र को आर्यावर्त का क्षेत्र कहा गया है। क्लियर है? अब ये विषय पे लेके आता हूं। इनकी कुंडली जो बनी है तुला लग्न की, ये तुला लग्न की कुंडली, नौमांश बना धनु लग्न का, दशमांश भी धनु लग्न का। पंचांग इनकी कुंडली में बना है कार्तिक माह, दक्षिणायन के सूर्य व्यक्ति के आत्मबल को कमजोर करने के लिए कई बार काफी होते हैं। और कार्तिक माह में जन्मे लोग थोड़े से हठी होते हैं, अपने मन से करने वाले होते हैं कोई भी काम, लेकिन उनको मेहनत भी थोड़ी करनी पड़ती है। पर एक बात जो इस कुंडली में मैं देख रहा हूं उसमें हेमंत ऋतु के जन्मे होने से व्यक्ति प्रेम और घृणा के भावों को जल्दी ही समझने वाला होता है। शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह नहीं होते, ये पापग्रह होते हैं। अब आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। जब जन्म कुंडली में चंद्रमा पापग्रह हो जाते हैं तो अब वो व्यक्ति किन किन चीजों से प्रभावित होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा पापग्रह होंगे तो व्यक्ति अपने इनकम के सोर्स को लेकर के कमजोर रहेगा, या उसके जिस भाव के अधिपति चंद्रमा होंगे अब वो भाव उस कुंडली के लिए कमजोर हो जाएगा। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में पापग्रह बन रहे हों तो, जैसे शुक्ल पक्ष के अष्टमी से लेकर के और कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि तक के चंद्रमा शुभ ग्रह कहे जाते हैं, और कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि से लेकर के शुक्ल पक्ष के सप्तमी अष्टमी तक के चंद्रमा शुभ पापग्रह कहे जाते हैं। अब यही जो चंद्रमा का कैटेगराइजेशन है वो ये बताता है कि व्यक्ति के जीवन का जो ढर्रा है वो कैसा रहने वाला है, उसके पास धन कैसा है, उसका मन कितना विक्षिप्त है, वो मन से कितना मजबूत है, उसकी आंतरिक गतिविधि और अंदर में जो चीजें चल रही हैं, जो ट्रांसपोर्ट वाला क्षेत्र है, जैसे विचारों का आदान प्रदान, ये कैसा रहने वाला है, उसकी बुद्धि कितनी निर्मल है, उसके भाव कितने जागृत हैं और सुसुप्त हैं, वो इमोशनल कितना है, वो ज्ञान को समझने में उसकी मन की स्थिति कितनी दयालुता से युक्त है, उसका मन कितना हृदय पटल कितना साफ है, और यही नहीं वो ईर्ष्या से कितना भरा है। आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, अगर चंद्रमा जिस व्यक्ति की कुंडली में पापग्रह हो करके बैठे हों वो व्यक्ति कुटिल भी हो जाता है। कई बार वो दूसरों के प्रगति को देख करके ईर्ष्या से भर जाता है, क्योंकि चंद्रमा है मन, और मन मस्तिष्क जब कमजोर हो जाए तो वो व्यक्ति के उच्च श्रृंखलता का प्रतीक बन जाता है। वो कई बार व्यक्ति दूसरों के कामों में नुक्ताचीनी करता करता फिरता है। ये चंद्रमा के कमजोर होने के कारण ऐसा होता है। ऐसा चंद्रमा के कमजोर, क्योंकि वस्तुतः चंद्रमा मनुष्यो जाता मनस्तु हितगु, चंद्रमा को मनस्तु हितगु कहा गया। अब जब चंद्रमा डिफिशिएट करेंगे, कमजोर करेंगे, अपनी स्थिति से वो पद से च्युत हो जाएंगे तो गड़बड़ी होगी
और इसी कारण से व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उठने वाले सारे ही मनोभाव पीड़ित होते हैं, रोगजनक होते हैं, रोग से युक्त होते हैं, कलुषित होते हैं, कठोर होते हैं, बहुत ज़्यादा द्रवित हो जाते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्ति सही तरीके से अभिव्यक्त करने में स्वतंत्र नहीं होता है। कठोर तो नहीं, पर बहुत ही ज़्यादा दुर्दांत भी हो जाता है। वो अपनी इच्छा शक्ति को संपूर्णतया फ्लरिश करने में उसे दिक्कत भी होती है। यहाँ के चंद्रमा इतने ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं कि आपकी कुंडली में बैठने वाले जितने ग्रह हैं वो सब उनसे ही रेगुलेट होते हैं। नक्षत्र मंडल के अंतर्गत, नक्षत्र मंडल से होते हुए 2700 नक्षत्र के जो पति देव हैं वो जब हमारे नज़दीक से गुजरते हैं, यूं गुजरते हैं सबसे ज़्यादा नज़दीक, तो वो यूं हमें प्रभावित करते हैं जिसका असर सिर्फ समुद्र के ज्वार भाटा पे ही नहीं, हमारे विचारों में भी उठ रहे ज्वार भाटा को प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठा और बहुत ही ज़्यादा एकदम खुश है तो उसमें चंद्रमा की बात होती है। और अगर कोई व्यक्ति उठा और सुबह से ही किरकिर कर रहा है, किचकिच है, उसका दिमाग अशुद्ध हो रहा है, बड़ा परेशान सा है, तो उसमें भी ये बात समझनी होगी कि वही चंद्रमा ही इसे रेगुलेट कर रहा है। वो गैस के नॉब की भांति हो जाते हैं। वो आपके रक्त प्रवाह को लेकर के विचारों के प्रवाह तक को प्रभावित करते हैं भगवान। ये ऐसे ग्रह हैं जिन पे सारे ग्रहों का फलादेश टिक जाता है। और अगर ये थोड़े से भी विचलित हो जाते हैं, 12 में बैठ जाएं, 6वें बैठ जाएं, 8वें बैठ जाएं, पीड़ित हो जाएं, पापग्रह शनि राहु से दृष्ट हो जाएं, मंगल से प्रभावित हो जाएं, गुरु का प्रभाव न हो, गुरु से सकट दोष में हो, द्वितीय द्वादश में हो जाएं, 6वें 8वें हो जाएं, गुरु से, शुक्र से संपर्क ना करते हो, अगर शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ जाए, मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र के चंद्रमा हो या किसी भी नक्षत्र की बात थोड़ी देर के लिए रुक दे, तो अगर चंद्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति पुरुष संतति से ज्यादा स्त्री संतति प्राप्त करता है। अब दाम्पत्य तो बहुत अच्छा हो जाए, पर कई बार उसमें नक्षत्र के चरण के अधिपति या नक्षत्र का संबंध अगर खराब हो जाए तो व्यक्ति की पत्नी को रोगी भी बना देते हैं और व्यक्ति स्वयं भी रोगी हो जाता है। ऐसा भी होता है। तो ये एकमात्र ग्रह होते हैं जिन पे सारी कुंडली के सारे ग्रह और सारे भावों का फलकथन निर्भर करता है। एकमात्र ऐसा ग्रह जिनको अगर ठीक कर ले जातक तो निसंदेह उसके कंसंट्रेशन में, उसकी पॉसिबिलिटी, जो काम करने की क्षमता है, वो उसका रेगुलराइज होना, उसके रोग प्रतिरोधक की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, और निर्णायक बुद्धि, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, ये सारी चीजें उसकी कुंडली में मजबूत और कमजोर होती हैं और वहीं से नियंत्रण होता है। ये सारी चीजें वहीं से नियंत्रित होती है। इसमें एक मात्र आप तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में चाहे जितने भी अच्छे योग बने हों, अगर मान लीजिए मालव्य योग आपकी कुंडली में बना, गजकेश्वरी भी बन रहा है किसी भी तरीके से, और चंद्रमा पीड़ित हो रहे हों, पाप पीड़ित हो रहे हों, तो गजकेसरी का भी परिणाम कमजोर होगा, मालव्य का भी परिणाम कमजोर होगा, रुचक योग का भी प्रभाव कमजोर होगा, शश योग का भी प्रभाव कमजोर होगा। अब ये सारे ही जितने राजयोग बनने वाले हैं आप लोगों की कुंडली में, ये सब थोड़े 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 मतलब निष्कलंकित नहीं रहेंगे, थोड़े से डिप्रेसिव होंगे। तो कहने का अर्थ है कि ये चंद्रमा की महत्ता है। ये आपके रेगुलर इनकम का द्योतक होता है, ये आपके रेगुलर आपको नियमबद्ध करता है, आपको सामने वाले को संप्रेषित कला से कैसे अपनी कला से उसको प्रभावित करना है, ये बात चंद्रमा पे निर्भर करती है। अपनी बातों को सजा करके रखना, मनोभावों को सही तरीके से अभिव्यक्त करना, ये सारी चीजें चंद्रमा पे निर्भर करती हैं। ये तो चंद्रमा पे एक अलग ही बन गया। तो कहने का अर्थ है कि इनकी कुंडली में भी इन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न इन्होंने ये पूछा कि पंडित जी मेरी कुंडली में मेरे करियर को ज्यादा बताइएगा। कारण है क्योंकि ये लगातार ये कह रहे हैं कि मैं काम लगातार करता हूं पर 3 से 4 महीने करता हूं, उसके बाद फिर किसी न किसी वजह से काम छोड़ना पड़ता है। ये देखिए इनकी कुंडली में चंद्रमा जो बैठे हैं वो दशम स्थान के अधिपति होकर के धनु राशि में बैठे हैं, जिसके अधिपति पहले ही 12 में हैं। अब एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, जिस भाव का विचार कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, जिस भाव का विचार कर रहे हैं उस भाव का अधिपति कहां बैठा है, और जिस भाव में वो बैठा है उस भाव का अधिपति कहां बैठा है, और जिस भाव में ये ग्रह बैठा है उस भाव का अधिपति कहां बैठा है ना ये बात।
जिस भाव का विचार कर रहे हैं, प्रश्न इनका सबसे ज्यादा करियर के अनएस्टेब्लिशमेंट को लेकर के है, क्योंकि इनकी कुंडली में मैंने क्या बात कही, शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा होते हैं पापक। अब वो डामाडोल करेंगे। तो दशम स्थान के अधिपति जहां बैठे हैं और दशम स्थान के अधिपति जहां बैठे हैं उस भाव का अधिपति जहां बैठा है, और ये जहां बैठे हैं उस भाव के अधिपति देखिए जहां बैठे हैं वो भाव कैसा है, वो बुध जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठा है, जो व्यक्ति के मनोभावों को कमजोर करने वाला, सुंदर नेचर का बनाने के साथ साथ सुहृद बनाने के साथ साथ उसमें अनिरंतरता भी या निरंतरता की कमजोरी दे रहा है, अनिरंतरता का भाव जागृत कर रहा है। मतलब करियर को जो बल मिल रहा है वो डिप्रेस करने वाला मिल रहा है, कमजोरी के संग, क्योंकि पहले ही यहां से आपको दो चीजें प्रभावित कर रही हैं। एक, पिता के साथ संबंध वो खराब ना हो, और दूसरा आपका कारोबार, आपको व्यवसाय ही करना होगा। जब तक आप व्यवसाय नहीं करेंगे तब तक आपको ऐसे ही नौकरी छोड़ते रहने की नौबत बनती रहेगी। इनका दूसरा प्रश्न ये था कि क्या मैं लॉ वगैरह के क्षेत्र में जा सकता हूं? निसंदेह। शनि स्वग्रही गुरु बुध की कन्या राशि में, जो मूलतः यहाँ की राशि है, तो गुरु के पास ज्ञान हुआ। मंगल की दृष्टि 7वीं चंद्रमा पे, जो इस कुंडली के लिए दशम भाव के अधिपति हैं, तो दशम भाव के अधिपति पे मंगल की दृष्टि पड़ गई, मंगल की 7वीं, और मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पे पड़ गई, गुरु की 5वीं दृष्टि शनि पे पड़ गई। मेरे पास एक बहुत बड़े वकील नहीं जज की कुंडली आई थी, और मैंने उस पर यह कार्यक्रम बनाया था कि गुरु शनि का संबंध हो, शनि मंगल का संबंध हो, दशमेश शनि या दशम भाव शनि से दृष्ट हो या युक्त हो, तो व्यक्ति कला के क्षेत्र में तो नहीं, पर वो इस तरीके के क्षेत्र में लॉ ऑफिसर बन जाए, या कानून की पढ़ाई करने वाला, या कानूनी दाव पे जानने वाला, राजनीतिक या पॉलिटिकल माइंडेड होता है, या कई बार वो तिकड़मी होता है, अपनी वाणी से किसी को जीतने और हारने की जो है वो स्थिति में ले जाकर के पहुंचा देता है। तो ये स्थिति यहीं से बन रही है। दशम स्थान पे शनि की दृष्टि, मंगल का प्रभाव दशम स्थान के अधिपति पे, मंगल का प्रभाव शनि पे, गुरु का प्रभाव शनि पे, ये सारी स्थितियां, और द्वितीय भाव में बुध शुक्र के साथ राहु का बैठना व्यक्ति को तिकड़मी, क्रिएटिव बनाने के साथ साथ बहुत सारी चीजें दिमाग में भ्रम पाल देने वाला बना देते हैं। बुध के साथ राहु, अब इसके तर्क बल बहुत ज्यादा हूं, शुक्र के संग राहु व्यक्ति को अनुभव से धन कमाने वाला बना दे। दशम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में तृतीय में, पिता के साथ संबंध अच्छे रखिए, अपने उठने और सोने की स्थिति, सोने जागने की स्थिति जो है उसको ठीक रखिए, और आपकी कुंडली में कला, बार बार कला बोल दे रहा हूं, जो ये कानून की जो पढ़ाई है उसके योग निश्चित रूप से बन रहे हैं। इस कुंडली में दशमांशा में बुध के साथ चंद्रमा बैठे हैं। यहाँ बुध वृश्चिक राशि के, यहाँ बुध कन्या राशि के, अपनी राशि के हो गए। गुरु का प्रभाव लग्न पे, राहु केतु का प्रभाव पंचम भाव पे, बहुत अच्छा। दशम स्थान के अधिपति दशम में चंद्रमा के संग जो अष्टमेश होते हैं, द्वितीय भाव के अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में शनि मंगल के संग सूर्य का प्रभाव, ये ठीक रहेगा। इस वजह से भी आपकी कुंडली निश्चित रूप से धन कमा सकती है, और उस क्षेत्र में आप निश्चित रूप से जा सकते हैं। नवमांश कुंडली में धनु राशि का बनना, बुध के साथ राहु और केतु का संपर्क, शनि मंगल का एक साथ बैठना, ये सारी स्थितियां जन्म कुंडली में कानूनन क्षेत्र को और कई बार दाम्पत्य के क्षेत्र को भी खराब नहीं बनाएंगी, इसे अच्छा कहा जाएगा। भाग्य भाव में मंगल का बैठना नीचा विलासी होकर के, ये अधिपति होते हैं सप्तम के, इस वजह से, और जन्म कुंडली में चंद्रमा से युक्त या चंद्रमा से दृष्ट, पर दो केंद्रों के अधिपति मंगल और चंद्रमा, इस कुंडली के लिए मंगल सबसे ज्यादा कमजोर ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, मार्केश होते हैं। शनि का प्रभाव लग्न पे और सूर्य का प्रभाव लग्न में ही नीच का, विषम संख्या की राशि का बनना लग्न में, और वहां पे पापक और क्रूर ग्रह का बैठना इस लग्न को बलवान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वैसे इनकी कुंडली में इनका जो जन्म हुआ है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, और कोई भी ग्रह इनकी कुंडली में वक्री नहीं है। लग्न के अधिपति का धन भाव में बुध के संग बैठना, जो इस कुंडली के लिए महान राजयोग बनाने वाला ग्रह होता है, इस कुंडली को धनाढ्य बनाने के लिए काफी होगा। राहु के संग शुक्र का बैठना एक वक्त पे आने के बाद व्यक्ति को, मतलब करीब 32वें वर्ष के बाद व्यक्ति को निश्चित रूप से नया कारोबार, नया व्यवसाय और नया क्षेत्र करियर में मिलता है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में चंद्रमा थोड़े कमजोर जरूर बन रहे हैं, निश्चित रूप से आपको चंद्रमा और मंगल को बल देने की आवश्यकता होगी। पराक्रम आपका थोड़ा कमजोर है, भाग्य का बल वो कमजोर कई बार कर रहा है। हालांकि धन भाव के अधिपति होकर के मंगल अगर भाग्य भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को धनाढ्य बनाने में लाभ करेंगे। हालांकि धन भाव के अधिपति मंगल इस कुंडली में और दशम स्थान के अधिपति चंद्रमा
जब एक दूसरे को देखेंगे तो इसे चंद्र मंगल योग भी कहेंगे। पर गुरु 12वें, इस वजह से उसका योग कमजोर। चंद्रमा चूंकि पापक, इस वजह से उसका योग कमजोर। दूसरा, इस कुंडली में सूर्य का प्रभाव निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा और वो आपकी कुंडली में 100% संपूर्ण परिणाम देने के लिए आगे आएंगे। मंगल और चंद्रमा कमजोर हैं, हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान शिव को नमस्कार। मैंने ये बात कल ही के कार्यक्रम में कही थी कि चंद्रमा अगर कमजोर हो रहे हैं तो निसंदेह आपको भगवान भोलेनाथ की शरणागति धारण करनी चाहिए। श्रावणी चल रही है, कम से कम 2-4 बार अभिषेक करवा लीजिए पंडित जी को बुला करके, और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के साष्टांग प्रणाम करिए, है ना। महादेव के प्रणाम से कई जन्मों का पुण्य फल जागृत होता है और कई जन्मों का पाप फल नहीं मिलता है या नष्ट हो जाता है, पाप फल, है ना। मैंने इस पे कल बात कही थी, षट्कोटि सहस्त्राणि सप्तकोटि शतानि च महादेव प्रणामस्य कलाम नारहन्ति षोडशीम। 16 कलाओं से व्यक्ति युक्त होने वाला हो जाता है, क्योंकि वो स्वयं उसके अधिपति। तो ये बात इतनी मैंने कही। लग्न में सूर्य बहुत अच्छे बैठे हैं। नक्षत्र का प्रभाव इस कुंडली में स्वाति का है, नेत्रों की समस्या हो सकती है, कई बार अनियंत्रित व्यय भी होता है। हालांकि आपकी कुंडली में अंक आपको हमेशा ही थोड़े कम और मेहनत करने के बाद परिणाम थोड़ा कमजोर है, क्योंकि मंगल जन्म कुंडली में ढलान पे है, कमजोर है, या उनमें वो व्यापकता नहीं देखी जा रही है जो कुंडली में होनी चाहिए। वैसे इस कुंडली के लिए मंगल बहुत अच्छे नहीं है, तो उनका बहुत ज्यादा बलवान होना भी कुंडली को कमजोर साबित कर सकता है। लग्न 8 डिग्री का है, इस वजह से कम उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त कर रहा है और मृत्यु को प्राप्त नहीं कर रहा है। लग्न पे किसी सौम्य ग्रह की दृष्टि नहीं है, पर इस कुंडली के लिए सर्वाधिक राजयोग कारक ग्रह बुध और शनि जो इस कुंडली में होते हैं, और साथ ही साथ शुक्र होते हैं, ये तीनों ही ग्रह इस कुंडली के लिए बहुत ही अच्छे बन रहे हैं और निसंदेह उनका प्रभाव कुंडली को शुभ कर्त्री में ले जाने वाला भी बन रहा है। वे 12वें गुरु और दूसरे भाव में बुध और शुक्र के संग राहु के बैठने के कारण राहु भी शुभग्रह हो जाएंगे। इस वजह से लग्न को शुभ कर्त्री योग भी बनेगा और जन्म कुंडली कमजोर नहीं होगी। इस कुंडली में चंद्रमा को साधने की आवश्यकता होगी, जिसके बल से कुंडली को बल मिल जाएगा। बुध की स्थिति इस कुंडली में जैसी भी है, उसके आधार पर बुध और गुरु का प्रभाव 25% का परिणाम कर रहा है। भगवान नारायण की उपासना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जप अधिक संख्या में और किसी यथेष्ट गुरु से प्राप्त कर लें। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो सदैव भगवान नाम का जप, गीता जी का पाठ 5वें और 11वें अध्याय का, या प्रत्येक दिन एक अध्याय का पाठ अवश्य करिए। गीता जी के पाठ से व्यक्ति के जीवन में आने वाली तमाम समस्याएं यूं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि समस्या को देखने का नजरिया व्यक्ति जो गीता अध्ययन करता है उसका बदल चुका होता है। जैसे जैसे उसका रंग आपके ऊपर चढ़ता है, आपकी व्यथा और व्यथा को देखने की जो दृष्टि है वो बदलने लगती है और आप फिर निरंकुश नहीं रहते, परमहंस हो जाते हैं। ये बात है। तो बुध और गुरु के बाद शुक्र और शनि आपकी कुंडली में ठीक बैठे हैं। इनका प्रभाव इस कुंडली में कमजोर नहीं रहेगा और कम से कम वो 50% का परिणाम अवश्य ही करेंगे। पर बात अगर राहु और केतु की रहेगी तो राहु और केतु में से आपकी कुंडली में राहु द्वितीय भाव में तो ठीक हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हैं, उस भाव का अधिपति उसे देख नहीं रहा है, न तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, पर 2 शुभ ग्रह के संग बैठे हैं, इस वजह से धनाढ्य तो बनाएंगे ही। अब जन्म कुंडली में 12वें भाव को देखते हैं। 12वें भाव के अधिपति बुध धन भाव में, 8वें भाव के अधिपति शुक्र धन भाव में और 6ठे भाव के अधिपति 12वें में बैठ करके 6ठवें को देख रहे हैं। आपको कोई भी समस्या, चाहे कोई भी विवाद, किसी भी तरीके से ज्ञान के बल पे ही सुलझाने की आवश्यकता होगी। मंगल 12वें भाव को देख रहे हैं, शत्रु की राशि को, और उस भाव पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। उस भाव के अधिपति राहु और शुक्र के संग बैठे हैं जो अस्तमेश होते हैं। तो 2 विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह, ध्यान से समझिए, 12वें भाव के अधिपति और 8वें भाव के अधिपति होने के साथ साथ लग्नेश होकर के जन्म कुंडली में धन में बैठेंगे तो थोड़े बहुत विवादों में डालने का कारण भी बन सकते हैं। राहु के संग बैठे हैं, शनि का प्रभाव पहले ही सूर्य को प्रभावित करेगा। इस वजह से चूंकि लाभेश होकर के धन भाव में शनि से दृष्ट हैं, इस वजह से धन के लालच में आकर के या धन के प्रति अपनी दुर्भावना से ग्रसित होने के कारण कभी भी कोई भी निर्णय ऐसे न ले
जिसके कारण गड़बड़ी पैदा हो। हालांकि लग्न पे सूर्य का प्रभाव, लग्न पे शनि का प्रभाव और लग्नेश शुक्र के ऊपर राहु और बुध का प्रभाव, लग्न पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, ना ही लग्नेश के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, वो बैठे हैं बुध और राहु के संग, तो निश्चित रूप से जरूर ही पॉजिटिविटी है। पर आपके पास आपकी पैतृक संपत्ति का, धन का लाभ भी इस कुंडली में दिख रहा है। पराक्रम भाव के अधिपति का 12वें जाना, पराक्रमेश 12वें चले गए और पराक्रम के कारक कमजोर हो गए। इस वजह से भी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पहले ही दशम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में तृतीय भाव में बैठे हैं। इस वजह से पिता के साथ संबंधों में कमजोरी और कई बार धन आने में दिक्कत होती है, क्योंकि पहले ही आपकी कुंडली का चंद्रमा कमजोर हुआ बैठा है। नवमांश कुंडली के बाद दशमांश कुंडली में लग्नेश अगर लग्न को नहीं देखते तो ये दिक्कत वाली बात हो सकती थी। यहाँ पे शनि मंगल के संग सूर्य का बैठना कई बार आपके आत्मविश्वास को और कई बार आपके भाग्य बल को कमजोर करने वाला भी बन रहा है। यहाँ पे मंगल की नीचा विलासी होने की स्थिति कमजोर करने के लिए काफी होगी। इस वजह से कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है, अपने आप को प्रूफ करने की आवश्यकता पड़ती है। ये इतनी सारी चीज़ें। इस कुंडली में लग्न के अधिपति का धन में जाना बहुत अच्छा है, धन के अधिपति का भाग्य में जाना बहुत अच्छा है। धन के मामले में तृतीय भाव के अधिपति का 12वें जाना और मंगल के कमजोर होने से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। पर तीसरे भाव के चंद्रमा निश्चित रूप से बड़े ही अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं, खास करके तब जब वो पक्ष बल से कमजोर हों। वैसे इनका जन्म जो हुआ है वो सुबह 5:30 बजे का है और चंद्रमा शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के हैं। इस वजह से ये, हालांकि शुक्ल पक्ष का जन्म है और सुबह का जन्म है, तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर कृष्ण पक्ष का जन्म होता और सुबह में जन्म होता तो इसे अच्छा कहा जाता। हालांकि कई मामलों में ये थोड़ी बहुत लाभ के योग बनाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह का जन्म कम से कम चंद्रमा को या सूर्य को नियंत्रित तो जरूर ही करता है। चौथे भाव के अधिपति का चौथे भाव में बैठना, गुरु की दृष्टि नीच की, मंगल की दृष्टि उच्च की। इस वजह से छत्र चमर का मालिक, चौपाया सुख, भवन भूमि वाहन और जो चल अचल संपत्ति का सुख होता है वो व्यक्ति को निश्चित रूप से मिल जाता है। कई बार व्यक्ति को सरकारी पद भी आसानी से मिलते देखा जाता है। पंचम भाव और चतुर्थ भाव ये बहुत अच्छा बना। छठवें भाव के अधिपति का छठवें भाव को देखना, गुरु का केतु से दृष्ट होना, मंगल से दृष्ट होना कई बार व्यक्ति के गुरु तत्व के प्रभावों को कमजोर और उसे उद्विग्न करने के साथ साथ बहुत ऊंचे कद का नहीं बनाता है। इसके साथ साथ व्यक्ति के पिता के साथ संबंधों में कमजोरी के साथ मजबूती माता के संबंधों में होती है। माता थोड़ी बहुत रुग्ण हो सकती है, ये कहा जा सकता है। सातवें भाव के अधिपति का नवम भाव में जाना, इसे ठीक कहूंगा। अष्टम भाव के अधिपति का अष्टम को देखना, गंभीरता और कई बार इगोइस्ट नेचर, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, ये सब होता है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर मंगल का भी प्रभाव ये प्रभाव दिखा सकता है। नवम भाव का धन भाव में जाना, धन भाव का नवम में जाना, महान परिवर्तन योग मंगल और बुध का, इसे श्रेष्ठ योगों में गिनती की जाएगी। दशम स्थान के अधिपति का तृतीय में जाना ठीक नहीं होता, मेहनत करने पे मजबूर करते हैं और कई बार इधर उधर भटका करके तब जाकर के पटरी पे लेकर के आने का काम करते हैं। एकादशवें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में लग्न में जाना, महाभाग्यशाली योग। अब आपकी कुंडली में दशा जो चल रही है वो दशा चल रही है राहु की। इस वजह से, और राहु से 6 घर आगे अगर देखेंगे तो आपकी कुंडली में मंगल की राशि बनी जो कमजोर है। राहु के ऊपर गुरु का प्रभाव नहीं है, शनि का प्रभाव नहीं है। इस वजह से इस कुंडली में योग कारक ग्रह के संबंध में आने से राहु का बल बढ़ जाता, पर वैसा नहीं हो रहा है। इस कुंडली में नक्षत्र के आधार पे अनुराधा, श्रवण, पुनर्वसु, हस्त, स्वाति और अश्विनी, ये नक्षत्र अच्छे होंगे। इस कुंडली के लिए दिन बहुत अच्छा शुक्रवार का, दिशा दक्षिण और पूर्व। इस कुंडली के लिए राशियां वृश्चिक, कुंभ और वृषभ के बाद वृषभ नहीं मिथुन की होंगी। इस कुंडली में शत्रुता कभी न करें वृषभ, कन्या, वृश्चिक और मीन वालों से। साथ ही साथ अगर विवाह करना हो तो आपकी कुंडली में विवाह वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि वाली जातिकाओं से हो सकता है। इस कुंडली में कारोबार अपना ही करना होगा। जब तक अपना नहीं करेंगे, खास करके ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम कर सकते हैं, कुरियर सर्विस में कर सकते हैं, हार्डवेयर के क्षेत्र में कर सकते हैं। कई बार तो बैंकिंग फिनांस से जुड़ करके भी काम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कारोबार करते देखा जाता है, आदि आदि चीज, कोल माइंस वगैरह में भी काम करते देखा जाता है। पेट्रोलियम सेक्टर में भी आपकी कुंडली में काम बनेगा। ये आपकी कुंडली है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।